और चलिए अब जरा नवादा सीट से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी भी आपको दे देते हैं कि नवादा कैसा जिला है। सबसे पहले लोकसभा क्षेत्र 6 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसका आजादी के बाद से अब तक कई बार परिसीमन हो चुका है। नवादा के बारे में हम आपको बता रहे हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो हिसुआ, वारसलीगंज, रजौली, बरबीघा, गोविंदपुर और इसके अलावा एक और विधानसभा क्षेत्र है जिससे घिरकर, यानी कि नवादा भी एक और विधानसभा क्षेत्र है जिससे घिरकर ये पूरा लोकसभा क्षेत्र बना है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि किन किन विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर नवादा लोकसभा सीट बनी है। इसके साथ ही एक और जानकारी आपको दे देते हैं कि वोट बैंक की अगर हम बात करें तो नवादा लोकसभा सीट पर 20,03,504 वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 10,42,312 है। वहीं महिला वोटर्स की संख्या 9,61,042 है और थर्ड जेंडर की संख्या 150 है। 20 लाख से अधिक वोट वाले नवादा लोकसभा सीट की जातीय जनगणना की बात करें, गुणा गणित पर अगर हम नजर डालें तो ये पता चलता है कि यहां सबसे ज्यादा वोट भूमियार जाति के लोगों की है। तो भूमियार जाति का वोट प्रतिशत क्या है वो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति से जाति है कि जाति ही नहीं, और इसलिए हम जाति पर विशेष ध्यान देंगे। भूमियार 22 से 25%, यादव, कोयरी, कुर्मी 25%। इसके अलावा वैश्य समाज की क्या संख्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, 8% है। दलित महादलित की 20% संख्या है और इसके अलावा मुस्लिम वोटों की संख्या क्या है वो भी देखिए, वो 8% है। ईबीसी 15% है। तो वोटों की जो संख्या है इसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि भूमियार जाति का इस जिले में इस लोकसभा सीट पर ज्यादा वर्चस्व देखने को मिलता है। और इसीलिए किसी भी जगह पर लोकसभा क्षेत्र में जब उम्मीदवारों की घोषणा की जाती है तो जाति को जरूर ध्यान में रखा जाता है कि किस जाति के कितने वोटर्स वहां पर हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और देखिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। अब इस चुनावी लड़ाई को भी आपको समझा देते हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि यहां पर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 में से 4 विधानसभा सीट पर इंडी अलायंस का कब्जा है, जबकि 2 विधानसभा सीट एनडीए के पास है। इंडिया अलायंस की 4 सीटों में से रजौली, नवादा और गोविंदपुर आरजेडी के पास है, जबकि हिसुआ विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है। एनडीए के पास की 2 सीटों में वारसलीगंज से बीजेपी के विधायक हैं, तो बरबीघा सीट जेडीयू के पास है। और सिर्फ एमवाई समीकरण यानी कि सिर्फ मुस्लिम यादव वोट के सहारे नवादा में जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर भूमियारों का वर्चस्व है। 2004 में नवादा सीट पर आरजेडी को जीत मिली थी और उसके बाद से लगातार 3 चुनाव में आरजेडी को हार का मुंह देखना पड़ा। और यही वजह है कि इस बार यादव की जगह लालू प्रसाद ने कुशवाहा उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। आरजेडी की तरफ से श्रवण कुशवाहा नवादा से चुनावी मैदान में है, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज विनोद यादव ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है, जिसके बाद नवादा की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। अब अगर विनोद यादव आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा का टिकट काटेंगे तो इसका सीधा फायदा बीजेपी उम्मीदवार यानी कि विवेक ठाकुर को मिल सकता है। तो ये पूरी लड़ाई कैसे त्रिकोणीय है इसे आपने समझ लिया। चुनावी मौसम में पीएम मोदी लगातार विरोधियों पर हमले कर रहे हैं, कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बहुत बड़ी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर से साफ संदेश दिया कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार जारी है और आने वाले वक्त में ये और भी ज्यादा तेज होगा। राजस्थान के रण से पीएम ने कांग्रेस की सोच को मुस्लिम लीग की सोच बताया। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। लोकसभा चुनाव शुरू होने में गिनती के दिन बच गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस के नेतृत्व में चली पिछली सरकार पर कमीशनखोरी का बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। आपको लूटते हैं, आपके अधिकारों को लूटते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी अलायंस पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाते हुए साफ संदेश दिया कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार पर प्रहार और तेज होगा। मोदी धमकियों से डरने वाला नहीं। ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। ये मोदी है, पीछे हटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार पर तेज कार्रवाई जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। यूपी के सहारनपुर के बाद पीएम मोदी ने राजस्थान के रण से भी विरोधियों पर तीखा प्रहार किया। अजमेर के पुष्कर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए पार्टी की सोच को मुस्लिम लीग जैसी बताया। कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है। कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां बची हैं। चुनाव से पहले जिस तरह से पीएम विरोधियों पर आक्रामक अंदाज में हमले कर रहे हैं, जिस तरह से पीएम मोदी कांग्रेस पर एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, उससे देश का सियासी पारा गर्म मौसम में उबाल पर आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चुनाव में विपक्ष पर पीएम के प्रहार को समझिए। लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर तेज होता जा रहा है। राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में, नेता एक दूसरे पर बढ़त बनाने में जुटे, मुद्दों के सहारे जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश बदस्तूर हो रही है। और यही वजह है कि पीएम लगातार विपक्ष पर हमलावर है। पीएम मोदी का सबसे ज्यादा हमला कांग्रेस पर है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं, यानी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया अलायंस के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इनकी वजह से देश का नुकसान होता रहा है। मतलब विपक्ष पर निशाना साधकर एनडीए को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज अपनी स्थापना की 44वीं वर्षगांठ मना रही है और आज ही के दिन 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी। महज 2 सांसद वाली पार्टी से सियासत का सफर तय करने वाली बीजेपी आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। भाजपा का स्थापना दिवस है। भाजपा से लोग सत्ता के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि एक मिशन के लिए जुड़ते। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अपनी स्थापना की 44वीं वर्षगांठ मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। 2 सीट से 400 पार के नारे में यदि दम है तो इसलिए क्योंकि बेहद कम समय में बीजेपी देश ही नहीं दुनिया की सबसे ज्यादा कार्यकर्ता वाली पार्टी बन चुकी है। भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है। हमारी रगों में है, ये हमारे सपनों में है, ये हमारे संकल्प में है। राष्ट्र प्रथम। बीजेपी के स्थापना दिवस समारोह को पार्टी देश भर में खास आयोजनों के जरिए मना रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक पार्टी दफ्तर में झंडोत्तोलन हुआ। बीजेपी नेता पार्टी की सफलता पर आत्मविश्वास के साथ आगे भी जीत का दावा कर रहे हैं। यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बेहद कम समय में सत्ता के शिखर तक पहुंची भारतीय जनता पार्टी की सफलता के पीछे श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी तक
वैसी शख्सियतों की भूमिका रही है जिनकी बदौलत आज बीजेपी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक का मुकाम हासिल कर चुकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और 1984 से 2024 तक के चुनावी सफर को समझिए। 1980 में बीजेपी की स्थापना की गई थी और 1984 में बीजेपी मात्र 2 सीट पर जीत पाई और 1980 से 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के अध्यक्ष रहे और इसके बाद लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष बने। अटल आडवाणी की जोड़ी का कमाल ही तो था कि 1989 में बीजेपी 85 सीट पर पहुंच गई और बीजेपी हमेशा से सिद्धांत की राजनीति करती रही है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, जो भी हो, बीजेपी ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है। साल 2014 में मोदी जैसा करिश्माई नेता बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बना और यही वजह है कि लगातार आगे बढ़ते हुए बीजेपी 2019 में 300 से भी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर पाई और अब 2024 में बीजेपी ने 370 सीटों का लक्ष्य रखा है। देखने वाली बात होगी कि देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी पार्टी का ये लक्ष्य पूरा होता है या नहीं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी इंडिया अलायंस का हिस्सा बन गई है। हालांकि एनडीए नेताओं का कहना है कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के हरी सहनी का तो यहां तक आरोप है कि मुकेश सहनी ने अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। लोकसभा चुनाव में एनडीए के मुकाबले के लिए आरजेडी ने मुकेश सहनी से चुनावी गठबंधन कर लिया और अपने खाते की 3 सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दे दी। लेकिन एनडीए नेताओं को नहीं लगता कि मुकेश सहनी के एनडीए अलायंस में जाने से एनडीए की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं का खुलकर कहना है कि बिहार की सभी 40 की 40 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। आज जो जाति की राजनीति कर करके इस तरह के वातावरण बनाते हैं, उनको निराशा हाथ लगेगी। कोई नुकसान नहीं होगा। एनडीए का चुनाव प्रचार चल रहा है और 40 सीट पर हमारे प्रत्याशी डिक्लेयर्ड हैं और जो माहौल देश का है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, कौन सी सरकार बनानी है, वो बिहार के लोग जानते हैं। खुद को निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता बताने में लगे मुकेश सहनी पर निषाद समाज से आने वाले बीजेपी कोटे के मंत्री हरी सहनी ने बड़ा आरोप लगा दिया। हरी सहनी का आरोप है कि मुकेश सहनी ने अब तक अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। जब आरक्षण की जो लोग बात करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, जब वो जो आरक्षण उनके हाथ में था, वो अपने समाज को वो बांट सकते थे टिकट, उस समय में कहां चला गया था। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और अब तक निषाद आरक्षण का मुद्दा उठाते रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मुकेश सहनी अब तक दोनों ही गठबंधन घूम चुके हैं, लेकिन खुद कभी चुनाव नहीं जीत सके। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। और सहनी पर चुनावी संग्राम को समझिए। मुकेश सहनी वीआईपी के सर्वे सर्वा हैं। सहनी खुद को निषाद समाज का बहुत बड़ा नेता बताते हैं। निषाद वोट को अपने बाले में करने के लिए आरजेडी ने मुकेश सहनी से समझौता कर लिया। 3 सीट लेकर मुकेश सहनी इंडी गठबंधन में शामिल हो गए। हालांकि एनडीए के नेता मानते हैं कि मुकेश सहनी से चुनाव में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखने वाली बात होगी कि आरजेडी ने जब इतना बड़ा निर्णय लिया है तो इसका कितना असर आगामी लोकसभा चुनाव में जनता पर पड़ता है। और देखिए 2 अप्रैल को लेकर पूरी जानकारी हमने आपको दी। और चलिए अब चलते चलते अपने इस खास कार्यक्रम में आप भी देखिए भागलपुर संसदीय क्षेत्र का इतिहास और सियासी समीकरण। रेशम नगरी के नाम से मशहूर भागलपुर बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी के किनारे बसा भागलपुर बिहार का प्रमुख शैक्षिक, वाणिज्यिक और राजनीतिक केंद्र है। भागलपुर लोकसभा सीट बिहार की हॉट सीटों में से एक है। बिहार के पूर्व सीएम भागवत झा आजाद से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तक इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भागलपुर लोकसभा सीट में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। भागलपुर, गोपालपुर, बिहपुर, पीरपैंती, नाथनगर और कहलगांव विधानसभा क्षेत्र भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 30 लाख
37,000 के करीब आबादी वाले भागलपुर सीट पर कुल मतदाता 23,19,233 हैं, जिनमें पुरुष वोटर 12 लाख जबकि महिला वोटर 11,14,037 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटर की संख्या 132 है। भागलपुर सीट पर सामाजिक समीकरण के हिसाब से वोटों का गुणागणित भी बहुत दिलचस्प है। सबसे ज्यादा वोटर ओबीसी के हैं 8 लाख। इसके बाद मुस्लिमों की संख्या है 6 लाख वोटर हैं। सामान्य वर्ग के 5 लाख से अधिक वोटर हैं, जबकि एससी 3,50,000 और ईबीसी 50,000 वोटर हैं। जातियों के हिसाब से भागलपुर लोकसभा सीट के वोटों के गणित को समझने की कोशिश करें तो पता चलता है भागलपुर सीट पर सबसे ज्यादा गंगौता जाति के वोटर हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी है, जबकि तीसरे नंबर पर यादव जाति का वोट है। पिछले 2 चुनाव से भागलपुर सीट पर गंगौता जाति के उम्मीदवार की ही जीत होती रही है। 2014 में आरजेडी से शैलेश कुमार मंडल, जबकि 2019 में जेडीयू के अजय मंडल चुनाव जीते थे। इस बार भी एनडीए ने गंगौता जाति से आने वाले अजय मंडल पर ही भरोसा जताया है। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू से अजय मंडल फिर से भागलपुर सीट से ताल ठोक रहे हैं, तो इंडिया अलायंस की ओर से कांग्रेस ने भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा को मैदान में उतारा है। अब भागलपुर की जनता एक बार फिर अजय मंडल को संसद भेजती है या फिर अजीत शर्मा पर भरोसा जताती है, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पनोरमा